नमस्कार दोस्तों। आज जो हम है स्कूल व्याख्याता कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 के जो बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जाई से लवण का सूत्र क्या होता है। तो जाई से लवण जो होता है दोस्तों वो एक कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें प्लेटिनम से 3 क्लोरीन और 1 एथिलीन का अणु जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें आप देखोगे तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द जाई से लवण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी वाला वर्जन ले लेते हैं। लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्काइन हाइड्रोजन से योग देती है। तो जब देखो लिंडलार अभिकर्मक लेते हैं हम लोग तो हमारे पास में समकक्ष एल्कीन प्राप्त होती है, जबकि लिक्विड अमोनिया और सोडियम लेते हैं तो हमारे पास में बस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समकक्ष एल्कीन मतलब सिस एल्कीन प्राप्त होगी। जब हम लिंडलार एल्कीन की अभिक्रिया एल्काइन से करवाएंगे तो हमारे पास में समकक्ष एल्कीन प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो हमारे पास में विपक्ष एल्कीन प्राप्त यानी ट्रांस एल्कीन प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेरोसिन एसिटिल क्लोराइड की सममोलर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पाद देता है जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल विलय प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें जब फेरोसिन की अभिक्रिया, फेरोसिन एक एरोमेटिक यौगिक है जो कि फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया देती है, तो इसमें CH3CO ग्रुप मतलब एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन अभिक्रिया हो जाएगी आपकी 3 नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बधात्विक यौगिक है। तो जाई से लवण अभी पढ़ा था अपन ने, तो जाई से लवण एक कार्बधात्विक यौगिक है। जैसे 3 नंबर का ऑप्शन इसका अंदर जो है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन जो है सीधे धातु से जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें धातु हमेशा सीधे कार्बन से जुड़े होते हैं उनको कार्बधात्विक यौगिक हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो हैं आपस में एनोमर्स होते हैं, क्योंकि एनोमरिक कार्बन पर H और OH ग्रुप का विन्यास बदलने से एनोमर्स का निर्माण होता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार्टन रिएक्शन इन्वॉल्व फोटोलाइसिस ऑफ। बार्टन रिएक्शन क्या होती है। तो बार्टन रिएक्शन में होती है लॉन्ग चेन एल्काइल नाइट्राइल्स हैविंग गामा हाइड्रोजन, मतलब वे एल्काइल नाइट्राइट मतलब RNO जिसके अंदर डेल्टा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा, अल्फा के बाद में बीटा, बीटा के बाद में गामा और गामा के बाद में डेल्टा, तो वो बार्टन अभिक्रिया देते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड जो होता है, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड हमेशा जो है वो आपका फ्री रेडिकल रिएक्शंस देता है। तो इसके अंदर देखो जो एल्कीन दी हुई है और एल्कीन के साथ में एन ब्रोमोसक्सेनामाइड दिया गया है, तो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड जो है फ्री रेडिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तो मुक्त मूलक को क्या NiCO4 FeCO5Cr। देखो NiCO4 में टेट्राहेड्रल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। FeCO5 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब DsP2 होगा, DsP3, और इसमें जो है D2sp3 ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर देखें हम लोग तो 2 नंबर में sp3 DsP3 और D2sp3 आंसर होगा, क्योंकि कार्बोनाइल जो है स्ट्रॉन्ग फिगलेंड है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, लेकिन जो निकल जो है उसमें 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 10 के 10 बढ़ जाते हैं, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिरोल हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण करने पर देता है। तो पिरोल हाफमान पूर्ण मैथिलीकरण करने पर 1,3 ब्यूटाडाइन देता है। ऑप्शन जो है इसका 2 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नॉन विकिरण संकरण है, इनमें से कौन सा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। तो देखो दीप्ति दीप्ति वाले सब ट्रांजिशन वाले हैं, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, रसायन संदीप्ति, लेकिन आंतरिक स्वरूपण जो इंटरनल कन्वर्जन और इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन, जैवलॉन्स की डायग्राम में हम प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति और रासायनिक संदीप्ति पढ़ते हैं। रासायनिक संदीप्ति नहीं पढ़े, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति तो कैसे होते हैं, इनमें रेडिएशन निकलती है। लेकिन ISC और IC इंटरनल कन्वर्जन और इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन जो होते हैं
वो कैसे होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन आपका आंतरिक रूपांतरण हो जाएगा, इंटरनल कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड ओपन होर ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा जो है रिएजेंट ओपन होर ऑक्सीडेशन में यूज होता है। तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो होता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो होता है वो ओपन होर ऑक्सीडेशन के अंदर यूज होता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 के, ए रिएजेंट यूज्ड फॉर द सिस्ट हाइड्रोलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब एक ही तरफ दोनों OH जोड़ने के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज होता है। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जो होता है, यदि एथिलीन की अभिक्रिया हम ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से करते हैं तो एथेन 1,2 डाइऑल सिस एथेन 1,2 डाइऑल हमें प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द रिएजेंट बीटा कीटो एस्टर तथा बीटा डाइकीटोन के त्रिविम विशिष्ट अपचयन के लिए, बीटा कीटो एस्टर और बीटा डाइकीटोन के त्रिविम विशिष्ट अपचयन के लिए कौन सा अभिकर्मक काम में लेते हैं। तो इसके लिए बेकर यीस्ट जो है हम काम में लेते हैं। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बेकर यीस्ट इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अम्लों के आइंस्टीन संश्लेषण के लिए देखो, अम्लों के आइंस्टीन में एक कार्बन अधिक का जो अम्ल बांधता है उसके लिए आइंस्टीन संश्लेषण होता है और इसके अंदर डाईएजोमेथेन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 3 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 135 हेक्सा ट्राईइन की ल्यूमो कक्षक में कितनी नोड होगी। तो ल्यूमो में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उतनी ही नोड होती हैं और होमो में जितने पाई बॉन्ड होते हैं उससे एक कम जो है नोड्स होती है। तो इसके अंदर 135 हेक्सा ट्राईइन में ल्यूमो नोड्स जो हैं 3 होंगी इसके अंदर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिकअप द चिचिबेबेन हाइड्रोकार्बन। इनमें से चिचिबेबेन हाइड्रोकार्बन को आपको सर्च करना है। तो जो हमारे पास बेंजीन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक तो बेंजीनॉइड फॉर्म में और दूसरा क्विनोइड फॉर्म में। तो इनमें पहली, तीसरी और चौथी स्ट्रक्चर जो है बेंजीनॉइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, जबकि दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो क्विनोइड फॉर्म में स्ट्रक्चर कर रही है। तो इसका आंसर 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द रिएजेंट यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रिन इनटू नेचुरल सिंथेटिक रबर। तो मतलब हिंदी दर्जन देख लीजिए इसका, कि आइसोप्रिन के बहुलीकरण से प्राकृतिक संश्लेषित रबर का निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है। तो आइसोप्रिन के बहुलीकरण के प्राकृतिक संश्लेषित रबर में अंदर जिंगलर नाटा उत्प्रेरक जो है जनरली उपयोग में आता है। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है आइसोप्रिन के बहुलीकरण के प्राकृतिक संश्लेषित रबर के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। मतलब आइसोप्रिन से नेचुरल रबर बनाया जाता है, तो वो नेचुरल रबर जो होता है वो इसके उपयोग में आया जाता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर जो होता है वो मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरणीय नाइट्रोजन को NH4 आयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वातावरणीय नाइट्रोजन को NH4 आयन में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रवस्था स्थानांतरण प्रयोग में प्रयोग है। तो फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के रूप में क्रीट यानी क्राउन ईथर जो होते हैं वो इस प्रवस्था स्थानांतरण के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्लीमेंशन अपचयन है RCH2R। तो कीटोन जब लेंगे अपन इसके अंदर तो हमारे पास में जो है ये उत्पाद मिलेगा। तो इसमें क्लीमेंशन अपचयन से क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द एक्टिव स्पीसीज इन टोलेन रिएजेंट। टोलेन अभिकर्मक के अंदर एक्टिव स्पीसीज क्या होती है। तो टोलेन अभिकर्मक में अंदर एक्टिव स्पीसीज जो होती है हमारी ये होती है 4 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
डी ग्लूकोज को डी मैनोज में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डी ग्लूकोज को डी मैनोज में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में एपीमर होते हैं, तो दिस प्रोसेस जो होती है वो एपीमराइजेशन हमारी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन व्हेन रिड्यूस विद, ये क्वेश्चन अभी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी दोस्तों आया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हाइड्रोबेंजीन और हाइड्रोएजोबेंजीन दोनों में, एजोक्सीबेंजीन और हाइड्रोएजोबेंजीन। जनरली यदि मान लो कुछ मीडियम नहीं दिया हुआ है तो हम इसको हाइड्रोएजोबेंजीन मतलब पानी मानकर ही हाइड्रोएजोबेंजीन करेंगे। यदि एल्कोहलिक दिया हुआ होता है इसके अंदर तो हम इसका आंसर एजोक्सीबेंजीन हम इसका आंसर कर देते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा हाइड्रोएजोबेंजीन। 2 नंबर हाइड्रोएजोबेंजीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। गंधले जल के शोधन में फिटकरी की भूमिका होती है। फिटकरी में एल्युमिनियम +3 आयन होते हैं जो मिट्टी ऋणावेशित होती है उसको क्या कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, स्कंदन करते हैं, जिससे मिट्टी नीचे की ओर बैठ जाती है। इसका आंसर जो होगा वो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों के चुंबकीय गुण। मायोग्लोबिन मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, और दोनों ही जो होते हैं वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए में उपस्थित नहीं होता? तो आरएनए में और डीएनए में एक अंतर है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, इसकी जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ICl4- का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो ICl4- का स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर 4 टोटल जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के नंबर देखें तो इसके अंदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की संख्या 6 है, इसमें बॉन्ड पेयर 4 है और 2 लोन पेयर है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय इसकी आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है FeCO5 एंड CO2O8 के जो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो दोनों का 36 होगा। देख लीजिए आयरन का 26 और 10 कार्बोनाइल का तो 36 तो ही हो गया, और इसका निकालोगे तो 16 तो कार्बोनाइल का हो गया, 27 दूना 54 और 2 CO बॉन्ड का, तो ऐसे करके 2 का भाग देंगे तो 36 ही आएगा इसके अंदर। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका 36 आंसर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मोलिकुलर पार्टीशन फंक्शन, आणविक सवितरण फलन का मात्रक क्या होता है? तो आणविक सवितरण जो होता है वो विमाहीन होता है। आणविक सवितरण का जो मात्रक होता है वो कैसा होता है, विमाहीन होता है। L लंबाई वाले बॉक्स में m द्रव्यमान ऊर्जा के स्तर कैसे होते हैं? L लंबाई वाले बॉक्स में द्रव्यमान m वाले कण ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटाइज, क्वांटीकृत होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज प्रेजेंट इन मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो मायोग्लोबिन में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है जो कि मांसपेशियों में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। मैं इसका थोड़ा सा आयरन पे आ गया आंसर तो मैं इसको वापस कर देता हूँ सही। तो मायोग्लोबिन में कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीमोग्लोबिन में पिरोल नाभिक की कितनी संख्या होती है? तो हीमोग्लोबिन में पिरोल नाभिक की संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो 3 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NH3 के अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप होता है? तो अमोनिया के अंदर हम देखें तो अमोनिया के अंदर जो है C3V, अमोनिया के अंदर C3V जो है पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें से कौन सा पॉइंट ग्रुप वाला जोड़ा सही है? तो देखो BCl3 में C3V ग्रुप पाया जाता है, H2O में C2V पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, CH2Cl2 में भी टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आंसर इसका 2 सही है कि H2O में C2V ग्रुप पाया जाता है। मैथेन में कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाता है? तो मैथेन के अंदर टेट्राहेड्रल TD वाला पॉइंट ग्रुप पाया जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन होगा। मैथेन की स्ट्रक्चर आपको पता है कि मैथेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अगला क्वेश्चन है द स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन, स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? तो स्टोक आइंस्टीन इक्वेशन जो होती है D बराबर RT/6 पाई नीटा RNA। तो ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, वो फर्स्ट ऑप्शन जो है
वो जो है इसका आएगा द स्टोर आइंस्टीन इक्वेशन डी बराबर आर टी अपॉन 6 पाई नीटा आर एन ए जो है इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। हक्कल के नियम के अनुसार संयुग्मी पॉलीमिथाइन एरोमेटिक यौगिक होंगे। तो ऐसे यौगिक जो 4n+2 पाई नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करते हैं तो हमारे पास में चक्रीय कीटोन्स का निर्माण होता है। तो 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोटीन ऑन एसिडिक और एंजाइम हाइड्रोलाइसिस गिव्स। जब प्रोटीन अम्लीय या एंजाइम जलवघटन होता है तो क्या देते हैं। तो सभी प्रोटीनों का जलवघटन करते हैं तो एल अमीनो अम्ल देते हैं। एल उनका विन्यास है डी और एल वाला। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब भी सभी भी प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एल अमीनो अम्ल वो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकुल प्रकाशीय समावेयता प्रदर्शित करने की संभावना होती है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिक जो होते हैं ट्रांस कभी भी नहीं करते हैं क्योंकि उनमें सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, जबकि सिस जो होता है इसके अंदर जो है सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हमारा देता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्शियन ब्लू जो होता है उसमें एक जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है उस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन +2 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा के Fe3 Fe2। 2 नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। थोड़ा मुझे इस प्रश्न के बारे में कम जानकारी है, फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ हल करने की। 1 विलियन में बहुलक की सांद्रता 2 ग्राम पर लीटर है। इस बहुलक विलियन की विस्कासिता एवं विलायक की विस्कासिता का अनुपात जो है 1.102 हो तो नैज विस्कासिता जिसमें बहुलक का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो इसमें 1 पॉइंट जो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको लगभग 1.102 इसमें 2 ग्राम का भाग दे दोगे तो आपके पास में करीब जो है 0.051 के करीब आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न अधोलिखित में से विभाजन फलन सांख्यिकी भार जी किसके बराबर होता है। तो देखो, स्थानांतरणीय घूर्णन और कुंपन ये जो होते हैं वो हिलने डुलने से है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वो ग्राम से संबंधित है। तो जी का मान जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पर निर्भर करेगा। 4 वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि अपभ्रष्टता का इकाई का मान 3.0 kT व 2.0 kT है तो क्रमशः ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अंक्या का अनुपात e⁻⁻1 होगा। ये जो है वोल्टेज मान का सांख्यता से क्वेश्चन आया है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी कम है दोस्तों, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। e⁻⁻1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की आवश्यकता को नगण्य मानकर 6 विभेद अणुओं के कितने तरीकों से 3 ऊर्जा स्तर में रखा जाए कि प्रथम में 3, द्वितीय में 2 और तृतीय में 1 अणु रखा जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे। 3 को करेंगे तो 3 × 2 × 1, 2 को करेंगे तो 2 × 1 और 1, तो ये लगभग 60 के बराबर हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वांटम से क्वेश्चन आया है। संकारक d/dx e⁻ax और sin ax है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 122। क्वेश्चन नंबर 122 की हम बात करें तो इसके अंदर a तो आइगन फंक्शन है लेकिन b जो है वो आइगन फंक्शन नहीं है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करते हैं। निम्नलिखित अवस्था में से हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक की दूरी की प्रत्यास्थ मान है। तो अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, तो नाभिक से दूरी जो होती है 3/2 a⁻0 होती है। तो इसका आंसर जो है मित्रों 2 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। 3/2 a⁻0 जो है इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बिलोंग टू द सेम सिमेट्री ग्रुप एज NH3। जो NH3 में है वही है, तो आपको पता है CH में 3 Cl एक तरफ होते हैं, हाइड्रोजन ऊपर तो होते हैं। तो अमोनिया में भी यही होता है कि तीनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ होते हैं, लॉन पेयर ऊपर की तरफ होता है। तो इनकी संरचना लगभग एक जैसी होने की वजह से इनमें सेम टाइप ऑफ पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। तो इसकी बात करें हम तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा समझा नहीं पाऊंगा लेकिन आंसर बता देता हूं इसका। एक पदार्थ A पर प्रकाश डालने पर 0.002 मोल पदार्थ 20 मिनट में क्रिया कर लिया जाता है। इसी समय A ने 6.02 × 10 फोटोन प्रति सेकंड शोषित किए हैं। पदार्थ की क्वांटम लब्धि का मान क्या होगा? तो पदार्थ की क्वांटम लब्धि का मान 1.66 × 10⁻11। इसका फॉर्मूला होता है AF/RF AF2 एंड RF2। इस फॉर्मूले से जो है ये आंसर आपके आ जाएगा, घर पे आप कोशिश करोगे तो। अगला है परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगदैर्घ्य किस रूप में दिखाई देती है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर जो पृष्ठभूमि होती है वो तो हमें चमकीली दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो हमें गहरी काली दिखाई देती है। तो ये क्वेश्चन दो अवशोषण स्पेक्ट्रम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अवशोषित तरंगदैर्घ्य जो होती है वो हमें किस रंग की दिखाई देती है? गहरी काले रंग की दिखाई देती है। परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम में अवशोषित तरंगदैर्घ्य जो है हमें गहरे काले रंग की दिखाई देती है। किसी एक पदार्थ के अवशोषण व उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दिखाने वाली दिखाएं कैसी होती है? किसी एक ही पदार्थ के अवशोषण और उत्सर्जन, एक ही पदार्थ के अवशोषण और स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य लगभग समान होती है। मित्रों ये ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ है उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम और उसी का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है, उन दोनों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लगभग क्या होती है? समान होती है। परमाणुीय अवशोषण स्पेक्ट्रम की पृष्ठभूमि कैसी होती है? अभी मैंने बताया था आपको कि जो पृष्ठभूमि होती है वो चमकीली होती है, जबकि तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? काली होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीजीए अध्ययन हेतु अधोलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नापा जाता है? तो टीजीए अध्ययन में जो है द्रव्यमान क्षय वो है ना, मास लॉस जो है मेजर किया जाता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है तापीय विश्लेषण के संबंध में एक विद्यार्थी ने कहा कि डीटीए वक्र प्राप्त करने हेतु विभेदी ताप का समय सापेक्ष आरेख करते हैं। थर्मोग्राफ प्राप्त करने के लिए विभेदी ताप के सापेक्ष आरेख करते हैं। इनमें से सही उत्तर कौन सा है? तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है। कि मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कि डीटीए वक्र प्राप्त करने हेतु विभेदी ताप का समय के सापेक्ष आरेख किया जाता है। मतलब जब विभेदी ताप प्राप्त किया जाता है डीटीए के द्वारा और उसमें समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, क्या? डीटीए वक्र प्राप्त करने के लिए। और थर्मोग्राम प्राप्त करने के लिए विभेदी ताप का ताप के साथ में, तो थर्मोग्राम में ताप का और विभेदी ताप के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, जबकि डीटीए वक्र में क्या किया जाता है? विभेदी ताप का समय के साथ में। दोनों ही चीजें याद रखो आप कि जब डीटीए वक्र प्राप्त किया जाता है तो डीटीए वक्र में विभेदी ताप और समय के बीच में ग्राफ किया जाता है, और जब थर्मोग्राम प्राप्त किया जाता है तो थर्मोग्राफ में विभेदी ताप और ताप के बीच ही ग्राफ खींचा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही है। दोनों ही ऑप्शन जो हैं इसके बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सी तकनीकी ताप के अंतर मापने पर निर्भर है? एक बार कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गए, बिल्कुल सही है। तो विभेदी तापीय विश्लेषण डीटीए विधि जो है ताप में अंतर ज्ञात करने के काम आता है, और डीटीए वक्र ताप और समय के बीच में, विभेदी ताप और उसके बीच में। तो विभेदी तापीय विश्लेषण करने के लिए डीटीए विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 132, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? इनिशिएटर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जो इनिशिएटर स्टैक से फ्री रेडिकल आता है वही तो श्रृंखला को प्रोपिगेट करता है। अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में श्रृंखला की रीढ़ मोलर द्रव्यमान तेजी से बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अभिक्रिया लंबे समय तक होने के बाद में एक लक्ष्य शेष रह जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण अभिक्रिया प्रक्रम एक ही पद बारंबार आता है, ये गलत है। एक पद बारंबार नहीं आके एक से अलग अलग पद बारंबार में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टरथैलिक अम्ल एवं एथिलीन ग्लाइकोल, टरथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकोल के एकलक बनाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक हो तो दोनों समय पर दोनों ही सिरों पर कौन से समूह आएंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है दोनों ही सिरे पर आएंगे। तो इसका आंसर जो है मित्रों वो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और अनुमापन अंत में विश्लेषण में प्रयोग होता है। तो ABCD चारों ही जो हैं वो अनुमापन के द्वारा डिपेंड करते हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य विधि में पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीवाइनिल क्लोराइड से प्राप्त जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एटैक्टिक होते हैं, मतलब किसी भी समूह की निश्चितता नहीं होती है, अनिश्चितता होती है स्टीरियो में, तो इसलिए इसमें सभी के सभी एटैक्टिक होते हैं। ऋणायनिक बहुलीकरण हेतु उत्प्रेरक नहीं है। तो देखो द्रव अमोनिया, सोडियम, क्षार धातुएं, एल्किल, ग्रीनिया, इन सब में धातु है, लेकिन बोरोन, ट्राइफ्लोराइड और जल में धातु नहीं होने के, अधातु होने की वजह से इसका आंसर यहाँ ओड इवन से भी आप निकाल सकते हो। 4थे नंबर का आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ग्रुप है कि टेट्राकार्बोनाइल निकलेट में कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा? तो इसके अंदर जो पॉइंट ग्रुप पाया जाता है वो टेट्राहेड्रल, क्योंकि निकल NiCO4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, तो इसमें TD वाला पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, SF6 में कौन सा पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा? तो SF6 के अंदर जो है ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप पाया जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों को पॉइंट ग्रुप के करीब ना करीब 5 या 6 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आ चुके हैं, तो आप पॉइंट ग्रुप थ्योरी को जरूर पढ़ें, मेरा आपसे निवेदन है पॉइंट ग्रुप थ्योरी को। 2 अमिश्रणीय प्रवस्थाओं यथा तेल और जल में पृष्ठ सक्रियक मिलाने पर दोनों प्रवस्थाओं के बीच में तनाव में कमी हो जाती है। तो 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा उजाला कम हो गया है, अंधेरा हो गया है थोड़ा सा, जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। Na2SO4 ये हार्डी-चुल्ज़ के नियम से आ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी? तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज उसमें कोएगुलेशन, तो Al2 में एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो इसमें कोएगुलेशन कैपेसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। अगला है, परिवेश दशाओं में निम्न कौन सा पृष्ठ सक्रियक जलीय विलयन में न्यूनतम मोलर सांद्रता पर मिसेल बनाएगा? तो नाइट्रोजन और ब्रोमाइड, जिसमें नाइट्रोजन होता है वो तेजी के साथ में जो है मिसेल बनाता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिसेल बनने पर अधोलिखित गुणों में कौन सा सहसा बढ़ जाता है? तो मिसेल बनता है तो पृष्ठ तनाव थोड़ा कम हो जाता है, तो बी क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा CMC में वृद्धि करेगा? तो इसका जो चौथा वाला आंसर है, जलरागी समूह पृष्ठ 1 मिनट 100 बिल्कुल इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है अधोलिखित में से कौन सा जल विरोधी पुच्छ में कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि करना? 1 मिनट सर, 100 नहीं, इसका आंसर जो होगा वो होगा जलरागी समूह के पृष्ठ सक्रिय अणु के केंद्र में उपस्थिति, सक्रिय अणु के केंद्र में उपस्थिति। तो सक्रिय अणु केंद्र में जितने ज़्यादा होंगे उतनी जल्दी मिसेल का निर्माण होगा। तो इसमें देखो MW का मान दिया हुआ है, MW का मान पूछा है और PDI का मान दे रखा है 10,000। तो इसका मोलिकुलर वेट को जो है इसके PDP से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 4, मतलब इसका मोलिकुलर वेट होता है 42, इसको 10,000 से गुणा करोगे तो आपके पास में 4.2 × 10⁵ आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द NLI गिवन बाई, तो ln NI n ln n-n, तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
टर्म सिंबल सोडियम के लिए कौन सी टर्म सिंबल यूज की जाती है? तो 2 नंबर का 2s1/2 जो होती है टर्म सिंबल जो है इसके लिए उपयोग में लाई जाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका 2s1/2 इसका आंसर हो जाएगा। पिकअप द प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर मॉलिक्यूल का हमें बताना है NSiS3 का होल थ्राइस जो होता है वो इसका आंसर होता है नाइट्रोजन, और SiS3 का होल थ्राइस जो है इसका आंसर हो जाएगा। समतलीय अणु जो है ये होता है। प्रबल संयुग्मिक क्षार है तो आप इनके सबके अम्ल बना के देख लेना, जो अम्ल सबसे दुर्बल होगा उसका क्षार जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइट्रोपेंटीन थर्ड में समावयवी है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है इसमें एम्फिडेंटेड लिगेंड होने की वजह से ये बंधुता लिंकेज आइसोमरिज्म शो करता है। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 150वां क्वेश्चन जो है, बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट की एथेनॉल और कॉपर पाउडर से अभिक्रिया, वैसे तो बेंजीन बननी चाहिए लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर डाइफेनिल माना है, तो इसका आंसर 4 नंबर का ऑप्शन इसका। तो ये आज का पेपर कंप्लीट हुआ दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।